ये पूरी कहानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार की है। कुछ साल पहले अमरजीत चौहान भारत से ब्रिटेन जाते हैं। वहां जाकर वो खूब मेहनत करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी कंपनी खोल लेते हैं। इनकी कंपनी का नाम CIBA फ्राइट था, जो हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में थी। वहीं रहते हुए अमरजीत नैन्सी नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। नैन्सी पंजाब की रहने वाली थी। शादी के बाद से ही नैन्सी अपने पति अमरजीत तथा 2 छोटे बच्चों के साथ लंदन के पास में रह रही थीं। चूंकि नैन्सी का दूसरा बेटा महज 2 महीने का था, इसलिए बेटी की मदद करने के लिए नैन्सी की मां चरणजीत कौर भी उन दिनों लंदन में ही रह रही थीं। नैन्सी का एक भाई भी था जो न्यूजीलैंड में रहता था। भाई का नाम ओंकार वर्मा था। वैसे तो भाई बहन एक दूसरे से काफी दूर थे, मगर इन दोनों की अक्सर फोन पर बातें होती रहती थी। हमेशा की तरह 14 फरवरी 2003 को भी नैन्सी अपने भाई ओंकार वर्मा को फोन करती है, मगर इस बार नैन्सी फोन पर कुछ घबराई हुई लग रही थी। ओंकार अपनी बहन से घबराहट की वजह पूछता है। इस पर नैन्सी जवाब देती है कि कल अमरजीत ऑफिस गए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। नैन्सी के मुताबिक जब अमरजीत को ऑफिस से आने में देर होती है तो नैन्सी कई बार अमरजीत के नंबर पर फोन करती हैं, मगर अमरजीत का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। थोड़ी देर बाद वो अमरजीत की कंपनी के नंबर पर फोन करती हैं। वहां से नैन्सी को जानकारी मिलती है कि अमरजीत एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नेदरलैंड्स चले गए हैं। एक बड़े बिजनेसमैन के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश जाना बड़ी बात नहीं थी, मगर अमरजीत के नेदरलैंड्स जाने की बात सुनकर नैन्सी बिल्कुल घबरा जाती हैं, क्योंकि अमरजीत ने एक बार भी नैन्सी से किसी नई बिजनेस डील के बारे में या फिर नेदरलैंड्स जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। अमरजीत के नेदरलैंड्स जाने की बात नैन्सी को इसलिए भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि नैन्सी को यह बात अच्छे से मालूम थी कि कुछ ही दिन पहले अमरजीत ने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था। इस कारण उसका पासपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा था। अमरजीत के लिए बिना पासपोर्ट के नेदरलैंड्स जाना तो असंभव ही था। अभी नैन्सी ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक वॉइस मेल आता है। ये वॉइस मेल अमरजीत चौहान का ही था। वॉइस मेल में अमरजीत नैन्सी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से ब्रिटेन के बाहर जाना पड़ा है। मैं बहुत जल्द वापस तुम लोगों के पास आऊंगा। ये मैसेज सुनकर तो किसी को भी सुकून मिल जाता, मगर इस वॉइस मेल के बाद नैन्सी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब अमरजीत ने नैन्सी को कोई मैसेज इंग्लिश में दिया था। इससे पहले अमरजीत ने हमेशा नैन्सी से पंजाबी में ही बात की थी। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत आखिरी बार काम पर गए थे, मगर वापस नहीं आए थे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नैन्सी ने अपने भाई ओंकार वर्मा को 14 फरवरी 2003 को दी थी। बहन से बातचीत के दौरान सारी बातें जानने के बाद ओंकार बहन को समझाता है और फोन रख देता है। अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 को जब ओंकार एक बार फिर से अपनी बहन को यह जानने के लिए फोन करता है कि अमरजीत वापस लौटे या नहीं, तो नैन्सी का फोन भी बंद आने लगता है। कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पाता है। उधर ओंकार अपनी बहन से बात करने के लिए लगातार परेशान था, तो दूसरी तरफ अमरजीत की कंपनी सीबा फ्राइट के एम्प्लॉय भी लगातार नैन्सी को फोन कर रहे थे, मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। थक हार कर कंपनी वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 दिन से कंपनी के बॉस यानी अमरजीत चौहान काम पर नहीं आए हैं और अब उनकी वाइफ नैन्सी चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम सीधे अमरजीत के घर जाती है, तो वहां पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। यानी अब अमरजीत के साथ साथ अमरजीत की पत्नी नैन्सी और उनके 2 बच्चे तथा नैन्सी की मां सभी गायब थे। अभी पुलिस ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से ये सभी कहां चले गए हैं। तभी पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगती है। दरअसल अमरजीत और पूरे परिवार के गायब होने के बाद एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है, जिस पर अमरजीत का सिग्नेचर था। लेटर में अमरजीत ने लिखा था कि मैं इंग्लैंड से ऊब गया हूं, इसलिए अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं तथा ये कंपनी अब मैं नए मालिक को सौंप रहा हूं। इस लेटर के साथ साथ पूरा डॉक्यूमेंट भी था, जिस पर कंपनी के नए मालिक की पूरी डिटेल और अमरजीत का सिग्नेचर था। पुलिस इस पेपर की जांच पड़ताल करवाती है तो पेपर बिल्कुल सही पाया जाता है। इस तरह पुलिस ये मान लेती है कि अमरजीत चौहान वास्तव में इंग्लैंड से ऊब गए हैं, इसलिए वो देश छोड़कर कहीं चले गए हैं। यहां से पुलिस की जांच भी काफी ढीली हो जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों को गायब हुए 6 हफ्तों से ज्यादा समय बीत जाता है। इसी बीच इंग्लैंड के स्थानीय न्यूज़पेपर में भी अमरजीत चौहान से जुड़ी एक खबर छपती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि अमरजीत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेल रहे थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी और देश छोड़कर चले गए हैं।
पुलिस के साथ साथ अमरजीत की कंपनी के दूसरे कर्मचारी तथा आसपास के सभी लोग ये बात मान चुके थे कि अमरजीत अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़कर चले गए हैं। मगर न्यूजीलैंड में रह रहा नैन्सी का जो भाई था, उसे ना तो पुलिस के दावों पर यकीन हो रहा था और ना ही अमरजीत के देश छोड़कर जाने वाली बात हजम हो रही थी। इसलिए जब पुलिस की तरफ से इस केस में कुछ ज्यादा पहल नहीं की जाती है, तो आखिरकार 5 मार्च 2003 को ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड से सीधा लंदन चला आता है। लंदन आकर ओंकार वर्मा लगातार पुलिस पर अमरजीत को ढूंढने का दबाव बनाता है, मगर पुलिस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। अंत में ओंकार पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है। तब जाकर पुलिस फिर से जांच करने को तैयार हो जाती है। केस की जांच फिर से शुरू होती है और पुलिस जांच की शुरुआत अमरजीत के घर से करती है। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस इन लोगों के लापता होने के पहले ही दिन घर में जाकर तलाशी ले, मगर ये तलाशी कई हफ्तों बाद हो रही थी। जब पुलिस अमरजीत के घर जाती है तो घर के अंदर की स्थिति देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि घर के अंदर कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए थे, जबकि कुछ खाना टेबल पर पड़ा हुआ था। अमरजीत के जो 2 छोटे बच्चे थे, उन दोनों के ही कपड़े यूं ही कमरे में पड़े हुए थे। यहां तक कि नैन्सी की मां चरणजीत कौर के भी कपड़े वहीं पड़े थे। इतना ही नहीं, चरणजीत कौर अक्सर गुरु ग्रंथ साहिब अपने साथ लेकर चलती थी, मगर यह पहली बार था जब उनका गुरु ग्रंथ साहिब वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। टेबल पर गुरु ग्रंथ साहिब को देखकर ओंकार वर्मा पुलिस वालों को बताता है कि मां सब कुछ छोड़ सकती है, मगर वो गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़कर इस तरह कभी नहीं जा सकती है। अभी पुलिस ये सब जांच कर ही रही थी कि पुलिस को कहीं से ये भी जानकारी मिलती है कि लंदन में ही रह रहे अमरजीत के कुछ रिश्तेदारों को फ्रांस से एक लेटर आया है। कथित तौर पर यह लेटर अमरजीत ने खुद लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं परिवार के सभी लोगों को लेकर भारत आ गया हूं, क्योंकि मैं इंग्लैंड से बुरी तरीके से ऊब गया था। यह लेटर भले ही अमरजीत के नाम से लिखा गया था, मगर अमरजीत के रिश्तेदारों को यह बात हजम नहीं होती है, क्योंकि अमरजीत अक्सर अपने हाथ से ही लेटर लिखा करते थे, मगर जो लेटर उन्हें मिला था वो कंप्यूटर से टाइप किया गया था। अमरजीत चौहान और उनके परिवार वालों को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि घर की तलाशी के दौरान जो कुछ हालात घर के अंदर देखने को मिले थे, उससे अंदाजा लग रहा था कि ये लोग अचानक से अपनी मर्जी से तो नहीं गए हैं। अगर अपनी मर्जी से गए होते तो घर के अंदर सामान यूं ही नहीं बिखरा होता। इसलिए ओंकार वर्मा द्वारा अमरजीत चौहान समेत पूरे परिवार के अपहरण की आशंका जताए जाने के बाद स्थानीय पुलिस अब इस पूरे केस को 21 मार्च 2003 को स्कॉटलैंड यार्ड्स सीरियस क्राइम ग्रुप को सौंप देती है। स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप केस अपने हाथ में लेने के बाद जांच आगे बढ़ाती है, मगर कई हफ्तों की जांच के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। पूरा चौहान परिवार फरवरी महीने में गायब हुआ था और अब आ चुका था अप्रैल 2003। कंपनी को नए मालिक हैंडल कर रहे थे, जबकि कंपनी के पुराने मालिक यानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं लग रहा था। पुलिस ये कोशिश में लगी हुई थी कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि आखिर वो भारत भी गए हैं तो वहां सही सलामत पहुंच गए हैं। इस सिलसिले में इंग्लैंड की पुलिस भारत में भी एजेंसियों से संपर्क करती है, लेकिन पता चलता है कि अमरजीत भारत में ना तो अपने गांव और ना ही किसी रिश्तेदार के यहां लौटे हैं। पुलिस की पूरी मेहनत एक तरफ थी, मगर दूसरी तरफ बस नाकामी ही नाकामी थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तभी अप्रैल महीने में ही पास के समुद्र किनारे एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। जांच पड़ताल के बाद खुलासा होता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत चौहान की है। ओंकार वर्मा भी इस लाश की पहचान अमरजीत चौहान के रूप में ही करता है। इस लाश के मिलने से केस ने अचानक से नया रूप ले लिया था। अब तक पुलिस जो ये मानकर चल रही थी कि अमरजीत चौहान कहीं चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर असल में तो उनकी जिंदगी ही छिन चुकी थी। अमरजीत की लाश मिलने से इतना तो साफ हो गया था कि अब तक जो ये ताना बाना बुना गया था कि अमरजीत देश छोड़कर भाग गए हैं, वो पूरी तरीके से झूठ है। पुलिस अब पूरी तरह हरकत में आती है और इस केस को सॉल्व करने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी लगा दिए जाते हैं। पुलिस को पहला शक उस व्यक्ति पर होता है जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन अमरजीत की कंपनी में आकर अमरजीत द्वारा साइन किए हुए लेटर तथा ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स पेश करते हुए ये दावा किया था कि अमरजीत ने ये कंपनी उसके हाथों में दे दी है। अब पुलिस इन लोगों की कुंडली निकलवाना शुरू करती है। कंपनी पर मालिकाना हक जताने वाले इस व्यक्ति का नाम था केनेथ रेगन। केनेथ रेगन भले ही अभी बिल्कुल मासूम बना फिर रहा था, मगर 1980s के आसपास ब्रिटेन में क्राइम की दुनिया में ये काफी बड़ा नाम हुआ करता था।
ये कुछ साल पहले तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। ड्रग स्मगलिंग के अलावा केनेथ रेगन फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा कई और दूसरे इलीगल काम किया करता था। 1998 में लंदन पुलिस ने केनेथ रेगन को फर्जी पासपोर्ट बनाने तथा ड्रग्स का बिजनेस करने के लिए रंगे हाथों पकड़ा था। केनेथ रेगन के पास से 1-2 ग्राम नहीं बल्कि पूरे 30 किलो हीरोइन बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अनुमान के अनुसार वो अब तक लंदन में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स बेच चुका था। इसके बाद केनेथ रेगन पर मुकदमा दर्ज करते हुए केस चलाया जाता है। अदालत में गुनाह साबित होने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, मगर जेल में रहते हुए केनेथ रेगन पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने का ऑफर पेश करता है। बदले में वो अपनी सजा कम करवाने की शर्त रख देता है। पुलिस केनेथ रेगन की ये शर्त मान लेती है और केनेथ रेगन के खुलासे के आधार पर तथा इसके द्वारा दिए गए सबूतों की मदद से पूरे लंदन और ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों में चल रहे कई बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा करती है और बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ती है। वादे के मुताबिक केनेथ रेगन की सजा भी 20 साल से कम करते हुए 8 साल कर दी जाती है। सजा कम होने के बाद वो पुलिस की और भी कई केस में मदद करता है और बदले में उसकी सजा कम होती रहती है। आखिरकार केनेथ रेगन सिर्फ 3 साल की सजा काटकर 2002 में जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद केनेथ रेगन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उसे कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अमरजीत चौहान केनेथ रेगन के लिए मसीहा बनकर सामने आते हैं। दरअसल अमरजीत अक्सर बेसहारा लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दिया करते थे। केनेथ रेगन भी जेल से बाहर आने के बाद बिल्कुल बेसहारा था। उसके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही कोई काम था। ऐसे में केनेथ रेगन अमरजीत की कंपनी में काम मांगने आता है। अमरजीत को केनेथ रेगन पर दया आ जाती है और वह उसे अपनी कंपनी सीबा फ्राइट में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देता है। अब अमरजीत चौहान की लाश मिलने के बाद पुलिस फिर से सीबा फ्राइट के नए मालिक तथा अमरजीत के मरने से पहले इसी कंपनी में मामूली डिलीवरी बॉय की नौकरी करने वाले केनेथ रेगन को हिरासत में लेती है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में केनेथ रेगन बताता है कि ब्रिटेन छोड़ने से पहले अमरजीत चौहान ने खुद ही उसे कंपनी का मालिक बना दिया है। केनेथ रेगन पुलिस के सामने इस डील के पूरे दस्तावेज भी पेश करता है। चूंकि पुलिस केनेथ रेगन की पूरी हिस्ट्री निकाल चुकी थी और उसे मालूम था कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल रह चुका है, इसलिए पुलिस केनेथ रेगन पर यकीन नहीं करती है और उससे सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस भले ही पूरी ताकत लगाते हुए पूछताछ कर रही थी, मगर केनेथ रेगन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। पुलिस के हाथ कहीं से कोई भी जानकारी या कामयाबी नहीं लग रही थी। अब एक बार फिर से लग रहा था कि पुलिस के हाथ खाली रह जाएंगे। तभी 9 अप्रैल 2003 को पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है और इस एक फोन कॉल से काफी कुछ बदल जाता है। ये फोन किसने किया था और फोन पर उसने क्या कहा था, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि इस फोन के बाद आगे क्या होता है। उस एक फोन के बाद पुलिस केनेथ रेगन के साथ बेरहमी से पेश आती है और पूरी सख्ती के साथ उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे केनेथ रेगन की हर चालाकी कमजोर पड़ जाती है और फिर एक ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल केनेथ रेगन को अमरजीत की कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय जॉब करते हुए जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो इसी दौरान उसे पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर परिवार सहित ब्रिटेन से वापस भारत जाना चाहते हैं, क्योंकि अमरजीत की पत्नी नैन्सी ने कई बार ऐसी इच्छा जताई थी। इसी के बाद एक दिन केनेथ रेगन अमरजीत को कहता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो काफी अमीर है और वह आपकी इस कंपनी को काफी अच्छी कीमत देकर खरीद सकता है। चूंकि अमरजीत इस कंपनी को बेचना ही चाहते थे, इसलिए अमरजीत केनेथ रेगन से कहते हैं कि ठीक है, उस खरीदार से हमारी मीटिंग करवाओ ताकि इस डील को फाइनल किया जा सके। इसी के बाद 12 फरवरी 2003 को केनेथ रेगन अमरजीत को कंपनी के खरीदार से मीटिंग के लिए अपने घर पर आने को कहता है। केनेथ रेगन अमरजीत को यह भरोसा दिलाता है कि इस कंपनी को खरीदने वाला व्यक्ति उसके घर पर ही मीटिंग करना चाहता है। इसी के बाद जैसे ही अमरजीत बिजनेस डीलिंग के लिए केनेथ रेगन से मिलने उसके घर पर आता है, केनेथ रेगन अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अमरजीत को किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद अमरजीत को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और उससे कई सारे ब्लैंक दस्तावेज पर जबरदस्ती साइन करने को कहा जाता है। जब अमरजीत साइन करने को तैयार नहीं होता है तो एक बार फिर से अमरजीत को बुरी तरीके से पीटा जाता है और आखिरकार उससे कई सारे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए जाते हैं। साथ ही पहले से तैयार किए गए ओनरशिप ट्रांसफर पेपर पर भी अमरजीत के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। सिग्नेचर लेने के बाद अमरजीत से एक वॉइस मेल अपनी पत्नी नैन्सी को भी भेजने को कहा जाता है, जिसमें अमरजीत से कहा जाता है
कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि मैं बिजनेस डीलिंग के लिए देश के बाहर जा रहा हूं। अमरजीत से ये सब कुछ करवाने के बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। शुरू में केनेथ रेगन का प्लान यही था कि अमरजीत को मारने के बाद वो सारे पेपर ले जाकर कंपनी में देगा और वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। मगर बाद में उसे लगता है कि अमरजीत की पत्नी तथा बच्चों के रहते उसका कंपनी हथियाने का प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अमरजीत को मारने के बाद 15 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ अमरजीत के घर जाता है और घर के अंदर ही अमरजीत की पत्नी नैन्सी, अमरजीत के 18 महीने के बेटे देवेंद्र तथा 2 महीने के बेटे रविंदर तथा नैन्सी की मां चरणजीत कौर को मौत के घाट उतार देता है और इन सभी की लाश को ठिकाने लगा देता है। इसके बाद केनेथ रेगन अमरजीत के साइन किए हुए ब्लैंक पेपर पर एक फर्जी लेटर लिखता है जिसमें अमरजीत के परिवार सहित इंग्लैंड छोड़कर जाने की मनगढ़ंत बातें लिखता है। इस घटना के बाद पुलिस पूरी घटना के मुख्य आरोपी केनेथ रेगन को गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना को अंजाम देने में उसका साथ देने वाले उसके दोस्त विलियम हॉर्नसी तथा पीटर लीस की जब तलाश शुरू होती है तो पता चलता है कि ये दोनों पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये दोनों भले ही देश छोड़कर भाग चुके थे मगर काफी मेहनत के बाद जर्मनी में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वापस इंग्लैंड लाया जाता है। हमने आपको केनेथ रेगन की साजिश, उसके अपराध तथा खुलासे के बारे में बस कुछ मिनट में बता दिया, मगर पुलिस को ये जानकारी जुटाने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगा था। इतना ही नहीं, इस पूरे केस पर 1000 से ज्यादा पुलिस अधिकारी ने दिन रात काम किया था। इस अकेले केस को सॉल्व करने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया था। आपके मन में एक सवाल अभी भी चल ही रहा होगा कि आखिर पुलिस के पास वो फोन किसने किया था। दरअसल पुलिस के पास वो फोन किसी और ने नहीं बल्कि कभी केनेथ रेगन की गर्लफ्रेंड रही बेलिंडा ब्रेवन ने किया था। हुआ यूं था कि अमरजीत को मारने के बाद केनेथ रेगन अपने दोस्त विलियम हॉर्नसी के साथ अमरजीत के घर जाता है और बस कुछ ही मिनट में अमरजीत की पत्नी नैन्सी, अमरजीत के 2 बेटों तथा नैन्सी की मां की हत्या कर देता है। इन चारों की हत्या करने के बाद वो इन सभी की लाश को एक गाड़ी में डालता है और लाश को लेकर शहर से दूर लगभग 50 एकड़ में फैले फार्म में दफना देता है। ये फार्म किसी और का नहीं बल्कि बेलिंडा ब्रेवन का ही था। जिस दिन लाश को दफनाया गया था उस दिन बेलिंडा ब्रेवन शहर से बाहर गई हुई थी, मगर कुछ ही दिन बाद वो वापस आ जाती हैं। बेलिंडा के वापस आने पर केनेथ रेगन को डर सताने लगता है कि अगर बेलिंडा गलती से फार्म की तरफ चली गई तो उसका राज खुल सकता है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर अब लाश को वहां से निकालकर कहीं और ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाता है। इसी प्लान के मुताबिक जब एक दिन बेलिंडा ब्रेवन कहीं बाहर चली जाती हैं, तो केनेथ रेगन अपनी तीनों ही साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से उसी फार्म में आता है और खुदाई करते हुए उन 5 की लाश को वहां से निकालकर गाड़ी में डालता है और फिर एक नाव में बैठकर समुद्र की तरफ चला जाता है और उन सभी की लाश को समुद्र में ही बहा देता है। जब केनेथ रेगन ये सब कुछ कर रहा था तभी बेलिंडा ब्रेवन वापस अपने फार्म के पास आ जाती हैं। अपने फार्म में इन लोगों को खुदाई करता देख बेलिंडा को दाल में कुछ काला नजर आता है और वो वहां सब कुछ छिपकर देख लेती हैं। कई लोगों की लाश देखने के बाद बेलिंडा पुलिस को फोन करती हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देती हैं। इसी के बाद पुलिस केनेथ रेगन को गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ करती है। साथ ही सबूत जुटाने का सिलसिला भी शुरू होता है। केनेथ रेगन इतना शातिर था कि उसने एक भी सबूत कहीं भी नहीं छोड़ा था। पुलिस काफी मेहनत करती है, तब जाकर केनेथ के घर के एक कोने से खून की एक बूंद बरामद होती है। ये खून अमरजीत चौहान का था। पुलिस के सामने मर्डर के मोटिव का पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती थी। जांच पड़ताल और पूछताछ में खुलासा होता है कि दरअसल केनेथ रेगन भले ही जेल से छूट गया था, मगर एक बार फिर से वो ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा शुरू करना चाहता था। स्मगलिंग के लिए उसे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसकी आड़ में वो अपना ड्रग्स मंगवा सके। जैसे ही केनेथ रेगन को पता चलता है कि अमरजीत अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं, वो पहली साजिश के तहत खुद को मजबूर बताकर अमरजीत की कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है, फिर फर्जी खरीदार खड़ा करता है। मीटिंग के बहाने से अमरजीत को अपने घर बुलाकर पहले उसे किडनैप करता है, फिर फर्जी पेपर पर सिग्नेचर लेकर कंपनी पर कब्जा करने की नीयत से उसे मार देता है और फिर बाकी सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार को मार देता है। केनेथ रेगन पहले भी ठीक इसी तरह के अपराध को अंजाम दे चुका था और पुलिस की पकड़ से बच निकलने में कामयाब हुआ था। इसलिए उसे इस बार भी यकीन था कि वो बच जाएगा, मगर इस बार वो पकड़ा जाता है। जब पुलिस सारे सबूत और गवाह इकट्ठे कर लेती है तो 2004 के नवंबर महीने में सभी आरोपियों पर 5 लोगों की हत्या, अपहरण समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए केस शुरू होता है। पूरी सुनवाई के बाद अदालत 2005 के अप्रैल महीने में इस केस के मुख्य साजिशकर्ता
केनेथ रेगन तथा उसके सहयोगी हॉर्नसी को घर के सभी सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि अमरजीत चौहान की हत्या का दोषी पाते हुए पीटर लीस को 23 साल की सजा सुनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2003 के अप्रैल महीने में पहले अमरजीत चौहान की लाश मिलती है, फिर जुलाई महीने में अमरजीत की पत्नी नैन्सी की भी लाश मिल जाती है। नैन्सी की लाश उस समय मिली थी जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने जाल फेंका तो उसमें नैन्सी की लाश फंस गई। 2003 के ही नवंबर महीने में नैन्सी की मां चरणजीत कौर की लाश भी समुद्र किनारे मिल जाती है। इन 3 लाशों की डेड बॉडी तो मिल गई, मगर दोनों छोटे बच्चों की लाश आज तक बरामद नहीं की जा सकी। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।